के जितने वादे थे, चुनावी वादे, वो पूरे खोखले साबित हुए। तो अब जनता अच्छी तरीके से मोदी जी के बारे में जान चुकी है और उनके झूठे वादों के बारे में भी जनता जान चुकी है और वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो चुके हैं। यहाँ पे मोदी जी कोशिश करते आ रहे हैं कि मुल्क को हिंदू और मुसलमान में बाँटें। मंदिर बननी थी, वो उनका वादा था। ठीक है, मंदिर बन चुकी है, मगर आवाम ये जानना चाहती है, क्या उन्होंने 2 करोड़ जो जॉब्स का वादा किया था, क्या उन्होंने वो से डिलीवर किया? क्या 15 लाख रुपए की उन्होंने बात की थी? नफ़रत का माहौल जिस तरीके से फैलता जा रहा है, वो मुल्क की अखंडता के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको बदल देंगे। तो इस किस्म की जो बातें हैं और यहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आज हिंदुस्तान की वाक़ई में ख़तरे में है हमारी। जिस तरीके से मोदी साहब एजेंसीज़ को अपने इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यहाँ पे किसी को भी डराने के लिए वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा सरकार में आई है, वो ये कोशिश कर रही है कि भई भाई को भाई से लड़ाएँ और इस यहाँ पे वोट अगर हासिल करते हैं तो मज़हब के नाम पे वोट हासिल करें। 2024 की लोकसभा की सरगर्मी तमाम जो इस समय का चुनाव है उस पे देश ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं। इसी के चलते जो विवाद है वो कई जगह उत्पन्न भी हुआ और इसी में जो इंडिया गठबंधन है, INDI का गठबंधन है, उसकी सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी से है। तमाम पार्टियां एकजुट हो गई हैं कि किसी तरह बीजेपी को हराना है और ये कहा जा रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी इस बार जीतती है तो लोकतंत्र, जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। मेरे साथ खास मेहमान खलीकुर रहमान जी इस समय मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे और व्यू जानते हैं कि क्या कुछ इस समय की सरगर्मी जमीन पे आपको देखने को मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत-बहुत। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जहाँ 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 तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, जैसा कि आपने देखा है कि पहला चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अभी 25 तारीख को और एक चरण है, फिर उसके बाद और 2 चरण बच ही गए। तो मुल्क के हालात जो है, अब जो है एक तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, बदलाव की तरफ जा रहे हैं और जो एक आम आदमी का जो रुझान है, वो क्योंकि 2014 में जो मोदी जी ने जो वादे किए थे, जैसे 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएँगे, 2 करोड़ जॉब्स देने का जो उन्होंने वादा किया था और महँगाई के बारे में वो कह रहे थे। तो जितनी महँगाई 10 साल में बढ़ी है, कि मैं समझता हूँ कि और उनके जितने वादे थे, चुनावी वादे, वो पूरे खोखले साबित हुए। तो अब जनता अच्छी तरीके से मोदी जी के बारे में जान चुकी है और उनके झूठे वादों के बारे में भी जनता जान चुकी है और वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो चुके हैं। खलील साहब, क्योंकि सवाल ये भी उठता है, मोदी जी कहते हैं कि मैंने कश्मीर की बात होती है, भाई हमने 370 हटा दिए, हमने राम मंदिर बनवा दिया। तो आपको लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं, क्योंकि जो वोट बैंक है, वो नॉन मुस्लिम या फिर नॉन, क्योंकि जो हिंदुत्व के ऊपर जो राजनीति चल रही है, उसमें अगर वोट बैंक परसेंटेज की बात करें तो एक बड़ा परसेंटेज है। देखिए, जहाँ तक हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पे मोदी जी कोशिश करते आ रहे हैं कि मुल्क को हिंदू और मुसलमान में बाँटें, मगर यहाँ की जो जनता है, वो अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि मोदी साहब ने जो कोशिश की कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, भाई को भाई से लड़ाए। मगर हिंदुस्तान में उस किस्म की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती, क्योंकि यहाँ पे मोदी साहब को 10 साल के बाद ये अवाम के सामने, जनता के सामने बताना चाहिए था कि उन्होंने 10 साल में क्या किया है। 10 साल में देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का निर्माण का मसला है, राम मंदिर तो देखिए, मंदिर बननी थी, वो उनका वादा था। ठीक है, मंदिर बन चुकी है, मगर आवाम ये जानना चाहती है, क्या उन्होंने 2 करोड़ जो जॉब्स का वादा किया था, क्या उन्होंने वो से डिलीवर किया? क्या 15 लाख रुपए की उन्होंने बात की थी? वो तो अब नहीं, मैं कह रहा हूँ, जी। वो किया था। उसके बाद फिर जहाँ तक महँगाई को कंट्रोल करने की बात थी, क्या उन्होंने उस पे कुछ काम किया? और फिर मुल्क में जिस तरीके के जो अब हालात पैदा हो चुके हैं, कि आज अगर आप देखेंगे, तो जनता परेशान है, घर-घर हमारे महिलाएँ परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं और मुल्क में नफ
एक नफ़रत का माहौल जिस तरीके से फैलता जा रहा है, वो मुल्क की अखंडता के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि मोदी जी जो है सबसे ज़्यादा जो उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि 400 पार का उन्होंने एक नारा दिया था, बीजेपी ने एक नारा दिया था। वो तो उसके बाद फिर उनके जो नेताएँ हैं, उन्होंने कहा कि भई ज हमें आप 400 से ज़्यादा सीट दे दीजिए, उसके बाद हम हमारा जो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको बदल देंगे। तो इस किस्म की जो बातें हैं और यहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आज हिंदुस्तान की वाक़ई में ख़तरे में है हमारी। इसलिए ख़तरे में है कि जिस तरीके से मोदी साहब एजेंसीज़ को अपने इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यहाँ पे किसी को भी डराने के लिए वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले गुज़िश्ता 55 साल जब अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार रही और यूपीए की सरकार रही, उस वक़्त कभी भी इस किस्म से एक अवाम में एक डर नहीं था और एक भाईचारगी का माहौल था। मगर जब से भाजपा सरकार में आई है, वो ये कोशिश कर रही है कि भई भाई को भाई से लड़ाए और इस यहाँ पे वोट अगर हासिल करते हैं तो मज़हब के नाम पे वोट हासिल करें। क्योंकि अमित शाह ने, अभी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास इतनी सीट्स का मार्जिन है कि जो ये कह के डरा रहे हैं कि कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, कह रहे हैं आज भी हमारे पास ताकत है इतनी कि हम अगर बदलने पे आए तो बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गृह मंत्री के ये बयान है। देखिए, जहाँ तक गृह मंत्री जी का बयान का ताल्लुक है, वो आज एक बयान देते हैं, फिर कल एक बयान देते हैं। आपने देखा होगा कि खुद हमारे मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि कभी भी मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूँ। अगर मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करूँगा, वो मेरे जीवन का, समझिए आप, सामाजिक जीवन का आखिरी दिन होगा। मगर उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा, फिर उन्होंने वो हिंदू मंगलसूत्र वाली बात। मंगलसूत्र वाली बात की है और इस किस्म के तो जनता, मुल्क की जो जनता है, मोदी जी से सवाल करना चाहती है कि मोदी जी, आप ये बताइए कि हम हमारे लिए गुज़िश्ता 10 सालों में आपने क्या किया? मस्जिद को, मंदिर के इशू को आप बाजू रखिए, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है उसे आप बाजू रखिए, क्योंकि कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ना कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क है और सारे हिंदुस्तान में हम एक भाई जैसे रहते हैं और सारी दुनिया में जो हमारा जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा जो संविधान है, उस पे हमारा यकीन है, हमारा उसके ऊपर पूरा भरोसा है। और अगर आप संविधान को, आपके लोग अगर बदलने की बात करते हैं कि आप हमें 400 से ज़्यादा दीजिए, तो आप बताइए कि जनता कैसे आपको जिताएगी और क्यों जिताएगी जनता आपको? इसका क्योंकि सवाल देना अभी चाहूँगा। अभी जो देश के हालात हैं, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने कई इंटरव्यूज दिए हैं जी। नेशनल मीडिया पे। तो एक रिपोर्टर ने मोदी जी से सवाल पूछा, जो देश की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कहा जाता है जीडीपी बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जो के शेप में जा रही है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसको लेके समझ नहीं पाए शायद मोदी जी। आप क्या कहेंगे जो के शेप में चीजें जा रही हैं, क्योंकि देखिए जो जीडीपी है वो अब जा रही है लेकिन गरीबी बढ़ रही देखिए, जहाँ तक जीडीपी का ताल्लुक है, मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी के जो 20-22 जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं उनके जो करीबी, है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वही बटोर रहे हैं और 16 लाख करोड़ उनकी जो खर्च थी, उसे माफ़ किया गया। जहाँ तक किसान के कर्ज माफ़ी की बात है, वो कभी नहीं करते और उल्टा उन्होंने जो काला कानून किसानों के लिए लेके आया था, तो उस और फिर कई 100 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। फिर उसके बाद मोदी जी को उन्होंने घुटनों पे लेके आया और काला कानून, जो 3 कानून उन्होंने बनाए थे, उसे वापस लेना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि, और जहाँ तक जीडीपी का ताल्लुक है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जीडीपी हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ते चले आ रहा है। जो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महँगाई बहुत ज़्यादा ऊँची जा रही है। तो जहाँ तक जीडीपी का ताल्लुक होता है, जीडीपी का जब आम आदमी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, वो जब तक नहीं बढ़ेगी, उससे समझिए, सिर्फ़ अगर अमीर और अमीर होते चले गया, गरीब और गरीब होते चले गया, तो इससे मैं समझता हूँ कि जीडीपी का सही मानों में आप इसको जनता के सामने पेश नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है यहाँ की, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है हमारी, वो इम्प्रूव हुई है। बल्कि मुल्क में अगर आप देखेंगे, कर्ज़ा इतना बढ़ चुका है कि आज हिंदुस्तान, हालाँकि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की उन्होंने बात किया था। अभी अगर 10 साल का इनको मौका मिला, अगर करना चाहते, तो क्यों नहीं किया आप फिर 5 ट्रिलियन? आज क्यों फिर हम 3 ट्रिलियन पे रुके हुए हैं आज?
तो खलीक जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो तमाम वादे किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं और अब 2024 के जो चुनाव हैं इसलिए हमें जो देश की जनता है उसे समझ में आ गया है कि कोई भी जो कमिटमेंट्स किए गए थे जनता के प्रति वो पूरे नहीं हुए हैं। देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के आवाम को ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं और फिर मुल्क में अगर आप विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और वो वाला विकास नहीं जो हुँ, सबका साथ, सबका विकास की जो मोदी जी हुँ, बात की है, वो वाला नहीं बल्कि असल वाला अगर चाहते हैं, तो आप समझदार हैं और आप इंडिया गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं, उनको आप जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए और फिर मुल्क को वही प्रगति की ओर हम सब मिलके लेके चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो खलीक जी ने तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई, जो देश के अंदर स्थिति है उसके बारे में चर्चा हुई, जीडीपी भी कवर किया, महँगाई भी कवर करी और इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।